हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम बी वंस अगेन। तो एग्जाम बी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस ऑफ नाबार्ड मेंस 2020। तो कुछ दिन पहले जो आपका नाबार्ड मेंस का एग्जाम हुआ है 24 सितंबर को, उसके क्वेश्चंस देखेंगे क्या क्या आए थे, उनके क्या सॉल्यूशंस हैं। और ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक देख लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको मैं इसकी PDF प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल में एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स, एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट अपडेट्स और इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस होते रहते हैं, तो ये आपके बहुत काम आ सकता है। देन ये जो एनालिसिस है ये किन लोगों के लिए हेल्पफुल होगी? जिन लोगों ने मेंस का एग्जाम इस साल दिया है, क्योंकि उन्होंने आगे इंटरव्यू भी देना है, को पता चल जाएगा कि उनका एग्जाम कैसा हुआ है, कितने लगभग उनके मार्क्स आ जाएंगे। जो लोग नेक्स्ट ईयर नाबार्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये बात तो बहुत ही ऑब्वियस है कि आपको अभी से प्रिपेयर करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट ईयर मई तक नाबार्ड का एग्जाम हो जाएगा। जो एग्जाम बी के ऑफर्स चल रहे थे वो अक्टूबर से अब खत्म होने वाले हैं। प्लान कर रहे थे कोई कोर्स खरीदने का या कोई कोर्स में एनरोल होने का, तो अब जल्दी से उसको अभी ज्वाइन कर लीजिए, सोचिए मत, क्योंकि प्राइस हाइक हो जाएगा तो फिर आपका काफी नुकसान हो। तो क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने लिए, पहले मैं स्कीम्स वाले क्वेश्चंस की बात कर ले रहा हूँ, जो क्वेश्चन स्कीम्स में से आए थे। उसके बाद हम कोर एग्रीकल्चर और ESI के जो क्वेश्चंस थे उनकी बात कर लेंगे। यहाँ हमने साथ साथ में स्क्रीनशॉट्स दिए हैं आपको ये बताने के लिए कि ये जो क्वेश्चंस है हमारे कोर्स में कहाँ पर कवर हुए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन था PMFBY के ऊपर। तो PMFBY प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जैसे हम हमेशा से बताते रहे, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है गवर्नमेंट की। ऑप्शंस आपको दिए थे और पूछा था कि इनमें से कौन सी एक क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है जो अनफॉर्सीन फ्यूचर इवेंट्स में आपकी क्रॉप्स को सेव करती है या फिर आपको इकोनॉमिक लॉस होने से बचाती है। तो उसका आंसर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना था। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं, इस बार का जो पेपर था, क्वेश्चन पेपर, उसको आप एक आइडियल पेपर मान सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पेपर था। इसी तरह का क्वेश्चन पेपर बनना चाहिए किसी भी एग्जाम के लिए। जो क्वेश्चन पेपर सेट करने वाला था, उसने क्या किया था कि हर टॉपिक में से क्वेश्चंस उठाए थे। कभी भी अगर एग्जाम का पेपर सेट होता है तो एक ही टॉपिक पे बहुत ज्यादा वेटेज नहीं देना चाहिए। जितने भी सिलेबस में मेंशन टॉपिक्स हैं उन सब में से क्वेश्चंस उठाने चाहिए। जैसे एनिमल हस्बेंड्री का भी टॉपिक लिया था, तो पोल्ट्री का भी टॉपिक लिया था। करंट स्कीम्स भी ली थी, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स भी सब तरह की ली थी। मेजर स्कीम्स भी ली थी, माइनर स्कीम भी ली थी। मेजर स्कीम में से छोटी छोटी चीजें पूछ ली थी और माइनर स्कीम में से मेजर चीजें पूछी थी, उनकी बड़ी चीजें पूछी थी। क्योंकि अगर आप मेजर स्कीम में से मेजर बात पूछ लोगे, कॉमन बात पूछ लोगे, तो क्वेश्चन पेपर इजी हो जाएगा। और अगर आप किसी माइनर स्कीम में से कोई बहुत छोटी चीज पूछ लोगे तो क्वेश्चन पेपर बहुत ही टफ हो जाएगा। क्वेश्चन पेपर का लेवल मॉडरेट आप मान सकते हैं, इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन पेपर था। सभी चीजें उसमें कवर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है SBM के ऊपर था। जैसे पहला क्वेश्चन बहुत इजी था, वैसे ही दूसरा क्वेश्चन भी बहुत ही इजी क्वेश्चन था। SBM मतलब स्वच्छ भारत मिशन। तो इसके ऊपर पूछा था कि कौन सी एक सैनिटेशन स्कीम है जो 2014 में लॉन्च हुई है। तो यहां पर जैसे मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिया हुआ है, जो स्वच्छ भारत मिशन था वो 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च हुआ था, महात्मा गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर। तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था जो हर कोई सही करके आया है। देन स्वच्छ भारत मिशन के ऊपर हमारे कुछ क्वेश्चंस भी थे, उसके स्क्रीनशॉट भी मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं, जिसमें सारी डिटेल थी स्वच्छ भारत मिशन की एक्सप्लेनेशन के साथ में। देन एक क्वेश्चन आया था रर्बन मिशन के ऊपर। तो रर्बन मिशन क्या होता है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन एक माइनर स्कीम है, और माइनर स्कीम में से बहुत ही मेजर सा सवाल उसने पूछ लिया था कि हर कोई इसको आंसर कर पाए। क्योंकि अगर आप माइनर स्कीम्स को भी पूरा पूरा पढ़ने जाओगे तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप सब कुछ याद रख पाओ। तो एक क्वेश्चन था कि कौन सी ऐसी स्कीम है जिसमें विलेज में क्लस्टर्स बनाए जाते हैं, विलेजेस के क्लस्टर्स बनाए जाते हैं, और इससे आपका सोशल और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया जाता है। तो इसका आंसर था श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन। ये भी एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। देन इनाम के ऊपर क्वेश्चन पूछा था, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। इसमें पूछा था कि कौन सा एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है फार्मर्स के लिए, और जितने भी आपके ऑप्शंस थे उसमें ये बहुत ही इजीली डिस्टिंग्विशेबल था कि आप इनाम को मार्क करेंगे। और इनाम इतनी कॉमन स्कीम है, हम अक्सर इसको लाइव क्लासेस में और अपने नोट्स वगैरह में सभी जगह हमने डिस्कस की हुई है, तो मोस्टली लगभग सभी लोग इसको भी ठीक करके आए हैं। देन क्वेश्चन था एक DAY NRLM के ऊपर, दीनदयाल उपाध्याय नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो इसके ऊपर पैराग्राफ के साथ 2 या 3 क्वेश्चंस थे, और ये क्वेश्चंस जो थे ये अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चंस। यहाँ पर स्क्रीनशॉट है जहां पर हमने ये चीजें कवर की हुई हैं। तो यहाँ पर पूछा था व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट फॉर रिवॉल्विंग फंड्स ऑफ SHGs अंडर DAY NRLM। तो ये बहुत छोटी बात थी, ऑब्वियसली ये किसी भी कोर्स में कवर होना मुश्किल होती है ऐसी चीजें, क्योंकि स्कीम तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। अगर आप किसी कोर्स में एनरोल हो रहे हो
तो कोर्स वाला आपको क्या प्रोवाइड करेगा, वो अपने टीचर्स के एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपनी उस एग्जाम की नॉलेज के हिसाब से आपको ये प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा कि क्या है जो एफिशिएंटली आप पढ़ सको, क्या है जो पूछा जाता है एग्जाम में। अगर आपको पूरे 10-10 पेजेस की स्कीम्स पढ़नी पड़े तो उसका कोई फायदा है नहीं। बेंटर होता है वो आपके लिए यही कर सकता है, जो मोस्ट रिलेवेंट चीजें हैं, सबसे ज्यादा जिन चीजों को पूछे जाने के चांसेस हैं, उनको आपको ढूंढ के प्रोवाइड करा दे। ये रिवॉल्विंग फंड्स वाला क्वेश्चन था, एक थोड़ा टफ क्वेश्चन था, तो इसके कहीं भी कवर होने के चांसेस भी बहुत ही कम थे। देन मनरेगा के ऊपर क्वेश्चन था, और जैसे मैंने आपको बताया था उसने बड़ी स्कीम्स में से माइनर सवाल पूछ लिए थे, तो मनरेगा के ऊपर भी उसने ये क्वेश्चन पूछ लिया था, मनरेगा में बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे जॉब कार्ड्स कौन प्रोवाइड करवाता है मनरेगा वर्कर्स को। तो उसका आंसर था ग्राम सभा। जो ऑप्शन थे उसमें मोस्ट रिलेवेंट ऑप्शन था ग्राम सभा। और मनरेगा की सारी इंफॉर्मेशन हमने लाइव क्लासेस में और आपको नोट्स में दी थी, जिसका स्क्रीनशॉट यहां पर है। देन प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी था आप लोगों के लिए। तो इस क्वेश्चन में पूछा था कि क्या अमाउंट होती है जो फर्स्ट चाइल्ड के बर्थ के ऊपर PMMVY में दी जाती है किसी भी मदर को। तो इसमें कंफ्यूजन ये था कि आप लोग जानते हैं जब भी कोई नया बेबी पैदा होता है तो उसकी मदर को 6,000 रुपये दी जाते हैं फर्स्ट चाइल्ड के बर्थ पे। लेकिन वो जो 6,000 रुपये होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया है, आप देखिए स्क्रीन पर, हमने अपने लेटेस्ट अभी एक मॉक टेस्ट में डाला था, 5th या 6th मॉक टेस्ट में आपके नाबार्ड मेंस के ये क्वेश्चन था। इसमें जो 6,000 रुपये होते हैं, इसमें 5,000 रुपये होते हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के और 1,000 रुपये होते हैं जननी सुरक्षा योजना के। तो क्वेश्चन में आपसे स्पेसिफिकली पूछा था कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत कितने पैसे दिए जाते हैं, तो उसका राइट आंसर है 5,000 रुपये। तो 5,000 रुपये इस स्कीम के अंतर्गत फर्स्ट चाइल्ड के बर्थ पे किसी मदर को दिए जाते हैं। देन एक और बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छा सा क्वेश्चन था, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में एज ब्रैकेट क्या होता है, ये पूछा था आपसे। और ये भी डिट्टो क्वेश्चन आ गया हमने, जैसे आपने मॉक टेस्ट में दिया था। हमारे जो मेंस के मॉक टेस्ट थे नाबार्ड ग्रेड ए के, उनमें ये क्वेश्चन सीधा का सीधा हमने दिया हुआ था। अभी कुछ दिन पहले आपने अटेम्प्ट किया होगा कि इसकी एज लिमिट है 18 to 40 ईयर्स। ये और क्वेश्चन हैं जो इसके ऊपर थे। देन प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, तो स्कीम्स में से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे और अच्छे क्वेश्चन भी आए थे, थोड़े से टफ क्वेश्चन भी आए थे। तो कौशल विकास योजना के ऊपर क्वेश्चन आया था जिसमें पूछा गया था कि कौशल विकास योजना किस स्कीम के अंदर इनिशिएटिव है, इसमें ट्रेनीज को कितने पैसे दिए जाते हैं, कितना फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है, ट्रेनिंग सेंटर्स को कितना जरूरी होता है कि वो प्लेसमेंट करवाना पड़ता है, या फिर ट्रेनिंग के बाद अगर जॉब नहीं मिलती तो उनको क्या अलाउंस मिलता है। तो ये सारी बातें हमने अपनी लाइव क्लासेस में डिस्कस करी थी। उसके अलावा नोट्स में भी इसमें से आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी जो हमने यहाँ पर कवर की हुई है, नोट्स में और क्वेश्चंस में मिल जाएंगी। इसके अलावा इसीलिए जरूरी होता है लाइव क्लासेस अटेंड करना। आप में से बहुत सारे लोग जो हमारे कोर्सेज में एनरोल रहते हैं वो लाइव क्लासेस को अटेम्प्ट नहीं करते, और इस वजह से आपका काफी नुकसान होता है, क्योंकि लाइव क्लास में बातों बातों में आप जो क्वेश्चन पूछते हैं या जो आपका टीचर एक क्वेश्चन आपको बता रहा होता है उसके साथ साथ में 2-3 चीजें डिस्कस हो जाती हैं जो हमेशा से आपके एग्जाम में काम आती हैं। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे डाले हैं जिनमें ये चीजें डिस्कस्ड हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 के आप यहाँ सॉल्यूशन में देखोगे, एक्सप्लेनेशन में देखोगे, तो यहाँ पे हमने दिया हुआ है कि 1,500 रुपीज पर मंथ मिलते हैं और 7,500 तक मिल सकते हैं, और 25% इसमें गवर्नमेंट का शेयर रहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। और ये क्या मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन के ऊपर। तो ये भी एक अच्छा सा क्वेश्चन था। इसमें कहा था कि इसमें से कौन सा एक मिशन है जो नेशनल लाइव स्टॉक मिशन का सबमिशन नहीं है। तो डिटो क्वेश्चन हमने यहाँ पर आपको दिया हुआ है। इसमें ऑप्शंस अलग थे, लेकिन अगर आप इसका सॉल्यूशन देखोगे तो वहां पर आपको चारों मिल जाएंगे कि 4 सबमिशन है नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के, वो 4 सबमिशन कौन से हैं। तो ये फॉडर एंड फीड डेवलपमेंट, लाइव स्टॉक डेवलपमेंट, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में पिग डेवलपमेंट, और स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रांसफर एक्सटेंशन। तो ये क्वेश्चन भी आपको हमारे लेटेस्ट मॉक टेस्ट में से, जो पेड यूजर्स वाले मॉक टेस्ट थे, उन्हीं में से आपको मिल गया था आसानी से। देन NAPCC, तो इस क्वेश्चन पेपर की यही खूबसूरती थी। मैं हमेशा से जो आपसे कह रहा था कि कभी भी जब भी हमने पहले भी अपने वीडियोस बनाए थे और लाइव क्लासेस ली थी तो हम यही बोलते थे कभी भी जब भी क्वेश्चन पेपर होता है उसमें सारे टॉपिक्स में से कवर होना चाहिए, और इस बार ऐसा ही हुआ था। इस बार जो पेपर सेट करने वाले थे उन्होंने NAPCC यानी क्लाइमेट चेंज में से भी क्वेश्चंस उठाए, और बहुत ही कॉमन और अच्छे क्वेश्चन उठाए। ये क्वेश्चंस भी हमारे कोर्स में थे, हम 2-3 साल से देख रहे थे इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आ रहा था, लेकिन इस बार इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया। इसने पूछा था कौन सी एक स्कीम है जिस क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, जो जिसके अंडर
उसके 8 सबमिशंस हैं और इसका आंसर था NAPCC। तो यहाँ पर ये स्क्रीनशॉट मैंने कोर्स में से लेके डाला हुआ है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस भी थे जो रिलेटेड थे हमारे कोर्स में, उसके भी स्क्रीनशॉट्स हैं। अगर इस वीडियो का आपको PDF चाहिए तो आप जरूर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर इसके अलावा बहुत सारे PDF मैं डालने वाला हूँ अपने पुराने वीडियोस के भी, जो आपके आगे आने वाले एग्जाम्स में काम आएंगे। देन ब्लू रिवोल्यूशन के ऊपर एक क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। इसमें पूछा था, ऑप्शंस दिए थे आपको बहुत सारे, और पूछा था कौन सा एक मिशन है जो एक्वाकल्चर इन इंडिया के प्रमोशन से रिलेटेड है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, एकदम देख के समझ आ रहा था कि वो ब्लू रेवोल्यूशन था, और ब्लू रेवोल्यूशन हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है कोर्स में। देन एक और अच्छा क्वेश्चन था, जैसे मैंने आपसे कहा था कि एग्जामिनर ने पोल्ट्री भी लिया था एग्जाम में, तो पोल्ट्री के ऊपर क्वेश्चन क्या था कि जो ब्रॉयलर चिकन होता है आपका, वो कितने टाइम में मार्केटिंग के लिए रेडी हो जाता है। तो ये हमारा कोर्स का स्क्रीनशॉट है, 6 to 8 वीक्स, तो 6 से 8 वीक की एज में जो आपका ब्रॉयलर चिकन है वो रेडी हो जाता है मार्केटिंग के लिए। आपके ऑप्शंस में शायद 7 to 8 वीक्स था, तो वो भी आपका सही आंसर है। देन ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट आपके कोर्स में से आया था। यहाँ पूछा था जहां ट्री, क्रॉप और लाइव स्टॉक तीनों चीजों को साथ में ग्रो किया जाता है, तो उस सिस्टम को कौन सा एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम बोलते हैं। तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट देखोगे तो स्क्रीनशॉट मैंने आपके कोर्स के नोट्स में से लिया है। यहाँ पर आपका सीधे सीधा 4th वाला ऑप्शन देखिए, एग्वी सिल्वी पास्टोरल। जब क्रॉप्स, ट्रीज और पास्चर्स होते हैं वहां पर एनिमल्स को जहां फीड कराया जाता है, तो एग्री सिल्वी पास्टोरल सिस्टम उसको कहा जाता है। ये सिस्टम, ये क्वेश्चन भी आपका डायरेक्ट आ गया था। देन ये क्वेश्चन भी आपका बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। ये भी आपके नाबार्ड मेंस के मॉक टेस्ट में था कि फार्मर्स इनकम को डबल करने के लिए कौन सी कमेटी है और वो कमेटी को कौन हेड करते हैं। तो जो कमेटी है डबलिंग फॉर फार्मर्स इनकम के लिए, उसको हेड करते हैं अशोक दलवाई। ये भी आपने कुछ दिन पहले अटेम्प्ट किया होगा क्वेश्चन, आपके मेंस के मॉक टेस्ट में था ये। देन बहुत ही एक कॉमन और आसान सा क्वेश्चन, आप सबने अगर प्रिपरेशन करी तो आपको पता ही होगा कि मार्जिनल फार्मर्स को कितना लैंड एरिया होता है, या फिर कितने लैंड एरिया के जो फार्मर्स होते हैं उनको मार्जिनल फार्मर्स बोलते हैं। ये मैंने स्क्रीनशॉट भी आपके कोर्स में से लिया हुआ है। देन हैरो के ऊपर एक क्वेश्चन था, तो इसीलिए हम बोलते हैं लाइव क्लासेस को अटेंड करना कितना जरूरी है। तो कुछ टाइम पहले हमारी लाइव क्लासेस में ये डिस्कस हुआ था। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आप इसको कॉमन सेंस से भी आंसर कर सकते थे। और अगर आपको वैसे भी कई बार होता है कि एग्जाम में घबराहट होती है, आप आंसर करने में डर लगता है कि गलत ना हो जाए, तो आपने अगर लाइव क्लासेस अटेंड की होंगी तो आप उसको आराम से कर पाएंगे। तो उसमें पूछा था कि जब एक शाफ्ट होती है, एक शाफ्ट के ऊपर बहुत सारे डिस्क लगे रहते हैं, और इस तरह का जो इंप्लीमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं। तो आप अपने कॉमन सेंस से भी आंसर कर सकते हैं, तो उसको डिस्क हैरो बोलते हैं। बाकी अगर आपने क्लासेस अटेंड की होंगी, पुराने वीडियोस हमारे देखे होंगे जो यूट्यूब वीडियोस हैं, तो आप उसको आंसर कर पाए होंगे अच्छे से। देन एक क्वेश्चन, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आया था ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर। पूछा था एक सिस्टम जिसमें टोटल नेचुरल चीजें यूज होती हैं और लाइव स्टॉक का यूज होता है, तो उस सिस्टम ऑफ फार्मिंग को क्या बोलते हैं। कई बार इसमें क्या हुआ कि कई सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए लाइव स्टॉक की वजह से। उन्हें लगा कि लाइव स्टॉक होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग में, ये नहीं होता है, कहीं लाइव स्टॉक की वजह से इसका ऑप्शन कुछ और तो नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, लाइव स्टॉक एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑर्गेनिक फार्मिंग का। जब भी ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी उसमें लाइव स्टॉक का यूज होगा, क्योंकि जो एनिमल डंग होता है वो बड़े लेवल पे यूज होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। तो जो एनिमल डंग होता है वो भी आप जब ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हो अपने फार्म पे, तो बाहर से नहीं ला सकते। आपको अपने फार्म का ही ऑर्गेनिक मैन्योर या फिर काव डंग या एनिमल डंग यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आपके एनिमल्स ने आपका ऑर्गेनिक प्रोड्यूस ही खाया हुआ होगा। तो ये क्वेश्चन भी आपके कोर्स में डायरेक्ट कवर था। अब इसकी अगर पहली लाइन पढ़ोगे तो ये इसमें पहली लाइन पे ये, ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ मेथड ऑफ क्रॉप एंड लाइव स्टॉक प्रोडक्शन दैट इन्वॉल्व्स नॉट चूजिंग पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स और GMOs। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन था कि पूछा था कि इंडिया में जितने भी सॉइल टाइप्स हैं उसमें सबसे ज्यादा एरिया किस तरह की सॉइल्स के अंदर आता है। तो अगर आप इसको देखोगे, यहाँ पे हमने डायरेक्ट कवर किया हुआ है ये क्वेश्चन, और इसमें अब दूसरी लाइन पढ़ो तो यहाँ पे लिखा है कि इंडिया में सबसे ज्यादा एरिया एल्यूवियल सॉइल के अंदर आता है, जो कि 45.6% है। तो ये भी कोर्स में जब से आप पढ़ाई शुरू करोगे सॉइल टाइप्स की, तो वहाँ आपको आसानी से मिल जाएगा सॉइल्स ऑफ इंडिया या फिर सॉइल साइंस एंड डिटेल्स वाले चैप्टर के अंदर। देन एक क्वेश्चन आया था, विच टाइप ऑफ सॉइल इज लो इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स एंड इनहिबिट बोरॉन टॉक्सिसिटी। तो इस क्वेश्चन में क्या करना था, आपको 4 या 5 ऑप्शंस दिए थे, और अगर आपने हमारी क्लासेस अटेंड की होंगी या कोर्स को थोड़ा भी ध्यान से पढ़ा होगा तो ये टेबल आपको आसानी से कोर्स में मिल जाएगी। इस टेबल में क्या था कि हमने सारी सॉइल्स को एक एक लाइन में डिस्कस किया था कि कौन सी सॉइल क्या होती है। इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी। अगर आपको थोड़ा ज्यादा याद भी नहीं था तो भी आप इसमें से जो गलत ऑप्शन है उनको आउट करके आंसर को मार्क कर सकते थे। जिसमें आपके आंसर्स में ऑक्सीसोल्स भी था, अल्टीसोल्स भी था,
लेकिन जो फाइनल दो कंफ्यूजिंग आंसर्स बच रहे थे या कंफ्यूजिंग दो बच रहे थे ऑप्शंस, वो थे एल्फिसोल्स और एरिडिसोल्स। तो आपको याद रखना था कि जहां पर लो इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स की बात हो गई तो वहां पे पहली बात तो एरिडिसोल्स अपने आप आ गया। बोरोन टॉक्सिसिटी को भी भूल जाइए, जहां पे प्लांट न्यूट्रिएंट्स कम हो गए वहां अपने आप में एरिडिसोल्स आपका आंसर हो जाता है। और जब एरिडिसोल्स और एल्फिसोल्स कंफ्यूजिंग ऑप्शन आपके बच रहे थे तो ये दोनों तो बिल्कुल अपोजिट हैं कि हाई नेटिव फर्टिलिटी होती है एल्फिसोल्स में और एरिडिसोल्स में बहुत ही कम फर्टिलिटी होती है। और जहां रेतीली मिट्टी या एरिडिसोल्स होते हैं वहां पर थोड़ी बोरोन की टॉक्सिसिटी भी हो जाती है। देन ये क्वेश्चन भी आपके नोट्स में से डायरेक्टली आ गया था, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ स्टॉक सेक्टर टू एग्रीकल्चर जीडीपी। तो ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हमें लग ही रहा था कि फिशरीज, हॉर्टिकल्चर या लाइफ स्टॉक में से पूछ लेगा कि इनका एग्रीकल्चर जीडीपी या फिर इंडिया के नेशनल जीडीपी में क्या कंट्रीब्यूशन है। तो ये आप अगर लास्ट लाइन देखेंगे, स्क्रीनशॉट मैंने आपकी लाइफ स्टॉक के नोट्स में से लिया है, तो अगर आप इसकी लास्ट लाइन देखोगे 25.8% ऑफ टोटल एग्रीकल्चर जीडीपी, ये भी सीधा सीधा क्वेश्चन का आंसर आपको कोर्स में से मिल गया था। देन एक बार फिर से बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, आपके मॉक टेस्ट में था ये क्वेश्चन और डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था कौन सी इंडियन ब्रीड है जो हाईएस्ट मिल्क यील्डर है कैटल की। तो इसका आंसर था साहिवाल। तो ऑप्शन आपके डायरेक्ट मॉक टेस्ट में था और वो भी नाबार्ड की मॉक टेस्ट में। देन एक क्वेश्चन पूछा था प्रपोज्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन कौन सी है। तो अगर आपने हमारे कोर्स पे पढ़ा होगा तो वहाँ लगभग सारी जितने आपके ऑप्शंस थे हर रेवोल्यूशन को हमने डिस्कस किया हुआ था, चाहे वो एवरग्रीन रेवोल्यूशन हो, चाहे गोल्डन रेवोल्यूशन हो, चाहे राउंड रेवोल्यूशन हो, चाहे व्हाइट रेवोल्यूशन हो, तो सबको हमने डिस्कस किया हुआ था। तो ये क्वेश्चन इनडायरेक्टली आपको कोर्स में से मिलता कि अगर आपको इन सारे ऑप्शंस के बारे में पता होता कि ये इस बारे में, ये इस बारे में है, तो आप समझ जाते कि क्वेश्चन में जो हमसे पूछा गया है वो कौन सा नहीं है। तो जो आपको क्वेश्चन पूछा गया था उसके हिसाब से इनमें से कोई मैच नहीं कर रहा था, तो उसका आंसर बनता था प्रोटीन रेवोल्यूशन। देन ये क्वेश्चन भी एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन था, शीप ब्रीड पूछी थी जिसका फाइनेस्ट कारपेट वूल है, और कालीन बनाने के लिए या कारपेट वूल के लिए शीप ब्रीड पूछी थी, और सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर इंडिजिनस दे दिए थे। और ये सारी ब्रीड्स हमने आपके शीप में वाले पार्ट में जब हमने वीडियो बनाया था वहां पे डिस्कस करी थी कि कौन सी इंपॉर्टेंट है। तो वहां पे हमने मार्क भी करा था कि गद्दी, चोकला, नेल्लोर, मरीनो ये इंपॉर्टेंट ब्रीड्स हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना चाहिए। तो इसका जो आंसर बन रहा था, मोस्ट करेक्ट आंसर या मोस्ट सुटेबल आंसर इसका चोकला बन रहा है कि जो एक ऐसी ब्रीड है, इंडिजिनस ब्रीड है और काम में आती है कारपेट वूल बनाने के, यानी कालीन वाला वूल। फाइन वूल अलग होता है और कारपेट वूल अलग होता है। इसके अलावा जो आपके ऑप्शंस थे भारत मरीनो वगैरह, वो इतने सुटेबल नहीं थे। देन फार्मिंग एक्ट के ऊपर क्वेश्चन आया था, विच वन इज द स्टेट टू इनेक्ट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तो कौन सी ऐसा स्टेट है जिसने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सबसे पहले लागू किया था। तो स्टेट था तमिलनाडु, इसका आंसर था तमिलनाडु। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से रिलेटेड डिस्कशन हमारे कोर्स में कुछ दिन पहले ही हुए थे हमारी लाइव क्लासेस में। और ये जो स्क्रीनशॉट है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, ये भी मैंने आपके कोर्स में से लिया है। देन एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था कि अगर आप शुगर केन के बीच में कोई क्रॉप लगा रहे हो और उसको शुगर केन से पहले हार्वेस्ट कर ले रहे हो, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप लगा रहे हो, तो वो किस तरह की क्रॉपिंग सिस्टम होगा। तो मैंने ये स्क्रीनशॉट लेके सब तरह के क्रॉपिंग सिस्टम आपके सामने डाल दिए हैं कोर्स में से लेके। तो सीक्वेंशियल क्रॉपिंग ये नहीं होगा, क्योंकि सीक्वेंशियल क्रॉपिंग या रिले क्रॉपिंग जो होती है उसमें एक के बाद एक क्रॉप लगाई जाती है। ये कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप नहीं होगी, क्योंकि ये एक दूसरे को किसी भी तरह से बेनिफिट नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर किसी लेग्यूम का नाम दिया रहता या किसी ऐसी क्रॉप का नाम दिया रहता जिससे सॉइल में कोई यूज बेनिफिट हो रहा होता, तो इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप में लेते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप में भी नहीं आएगा। स्ट्रिप क्रॉप भी इसमें इतना सुटेबल नहीं बैठ रहा है। इसका जो सबसे प्रॉपर जो आंसर होगा वो कंपेनियन क्रॉप होगा, क्योंकि स्ट्रिप क्रॉप में भी क्या होता है, हम लगभग एक हाइट की क्रॉप्स, एक जैसी क्रॉप्स को स्ट्रिप्स में लगाते हैं या लाइंस में लगाते हैं। तो इसका जो मोस्ट सुटेबल आंसर है कंपेनियन क्रॉप बैठ रहा है, जिससे कि क्या हो रहा है कि आप शुगर केन से पहले एक क्रॉप हार्वेस्ट कर ले रहे हो और फिर उसके बाद शुगर केन को हार्वेस्ट कर रहे हो। अगर ये एक ही टाइम पर हार्वेस्ट हो रहे होते और लाइंस में लगाए जाते तो आप इन्हें स्ट्रिप क्रॉप भी बोल सकते थे। जैसे आप यहाँ पे स्ट्रिप क्रॉप की डेफिनेशन में देख रहे हो, ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली इन वाइट रोज। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन ऑयस्टर मशरूम के ऊपर आया था। तो ये क्वेश्चन भी अगर आपने कभी ऑयस्टर मशरूम का फोटोग्राफ कभी देखा होगा किसी प्रोमो वीडियो में या फिर किसी लाइव क्लास में, तो आपको वहां पे मिल जाती है चीज। ऑयस्टर मशरूम क्या होता है, वो ऐसा दिखता है। और इसने दिखने के फीचर से पूछ लिया था। पिछली बार तक क्या क्वेश्चंस होते थे कि वो एनिमल्स की ब्रीड्स के बारे में पूछ लेता था कि
किसी काऊ के सींग ऐसे हैं, उसका कलर ऐसा है, टेल ऐसी है, तो वो कौन सी ब्रीड हो सकती है। या किसी बफेलो के बारे में पूछ लेते, इस बार उसने मशरूम के बारे में पूछा था। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि ये क्वेश्चन पेपर इस बार का बहुत अच्छा है, क्योंकि इवन उसने मशरूम भी कवर किया है। हर टॉपिक में से क्वेश्चन उठाए, इवन मशरूम को भी उसने क्वेश्चंस में लिया है। तो हमने मशरूम के टाइप्स तो आपको कई बार बताए थे, मॉक टेस्ट में भी और नोट्स में भी, लेकिन ऐसे हमने आपको पिक्चर्स वगैरह नहीं दिए थे। ये क्वेश्चन इसने इस बार पिक्चर्स में से पूछ लिया। अगर आपने पढ़ते टाइम कभी पिक्चर को देखी होगी तो आप इसको आंसर कर पाए होंगे। अदरवाइज जिन लोग को रिस्क लग रहा था, कई लोग इस क्वेश्चन को छोड़ के भी आए हैं। देन मैच्योरिटी इंडेक्स के ऊपर क्वेश्चन था, पूछा था कि ऐसा क्या है जो मैंगो में नहीं होता मैच्योरिटी के टाइम और प्रोमिनेंट होता है जैक फ्रूट में। कि ऐसा प्रोमिनेंट मैच्योरिटी इंडेक्स है जो जैक फ्रूट में तो है लेकिन मैंगो में नहीं है। तो कलर आप नहीं कह सकते, क्योंकि कलर मैंगो में भी चेंज होता है। मैंगो की बहुत सारी वैरायटीज हैं, 1200-1500 से ज़्यादा वैरायटीज हैं, और जिसमें कलर बहुत सारे चेंज होते हैं। कभी कोई वैरायटी येलो हो जाती है, कभी कोई वैरायटी रेड हो जाती है डायरेक्ट ग्रीन से। तो मैच्योरिटी इंडिसेस में कलर नहीं आएगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी भी लगभग सभी में चेंज होती है, थोड़ा सा फर्क पड़ता है। साइज में भी आप नहीं कह सकते। अरोमा एक जो था प्रोमिनेंट फीचर है अरोमा जैक फ्रूट का। जब जैक फ्रूट मैच्योर होता है तो उससे एक अलग सी खुशबू आने लगती है, जो कि मैंगो में इतनी प्रोमिनेंट नहीं होती। मैंगो की कुछ ही वैरायटीज में खुशबू आती है, वो भी इतनी प्रोमिनेंट नहीं होती। आप उसको बिना काटे ऐसे ऑब्जर्व दूर से नहीं कर सकते। लेकिन जो मैच्योरिटी इंडेक्स जैक फ्रूट का, उसमें आपको दूर से ही खुशबू से पता चल जाएगा कि जैक फ्रूट अब मैच्योर हो गया है। हमारे कोर्स में कई जगह पे मैच्योरिटी इंडिसेस की हमने बात करी थी, उनमें से एक पिक्चर मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। हालांकि इसमें थोड़ा सा अलग है, लेकिन इससे आपको जो नेक्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए कुछ हेल्प हो जाएगी, तो उनके काम में ये आ सकता है। देन एक क्वेश्चन पूछा था वाटर के ऊपर, सॉइल वाटर के ऊपर, कि एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम और एट अ स्पेसिफिक टाइम इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉइल, वाटर के कंटेंट को क्या बोलेंगे। तो उसमें आपके ऑप्शंस में अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर भी था, फील्ड कैपेसिटी भी था, बिल्डिंग पॉइंट भी था। तो ये बहुत कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन था, क्योंकि अगर आपके ऑप्शंस में एक बार अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर दे दिया तो उसके बाद फील्ड कैपेसिटी और परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट का कोई मतलब बनता नहीं है। तो इसका जो मोस्ट सुटेबल ऑप्शन लग रहा था वो अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर ही लग रहा था, उसको ही मार्क करना इसमें ठीक लग रहा था। या फिर शायद आपका ऑप्शन अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर नहीं, सॉइल मॉइस्चर कंटेंट था, जो कि लगभग एक ही बात है। अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर या सॉइल मॉइस्चर कंटेंट को, ये एक ही बातें हैं। देन एक क्वेश्चन था ग्रुप्स थे अलग अलग फ्रूट्स के, और उसमें पूछा था इनमें से कौन सा ग्रुप है जिसकी स्टोरेज लाइफ जो है वो 6 से 12 वीक्स की होती है और सेमी पेरिशेबल होता है। तो 6 से 12 वीक्स का मतलब वैसे भी सेमी पेरिशेबल ही हो गया। तो इसमें जो मोस्ट करेक्ट ऑप्शन बन रहा था आपका, वो ऑप्शन बन रहा था जिसमें कोकोनट और ऑरेंजेस थे, क्योंकि यही दोनों जो हैं ये सेमी पेरिशेबल स्टोरेज लाइफ में आते हैं। इससे ज्यादा जो स्टोरेज लाइफ होती है वो होती है एप्पल की, ग्रेप फ्रूट की। ग्रेप फ्रूट भी शायद आपके ऑप्शंस में था, क्योंकि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं तो इतना एग्जैक्ट नहीं हो पाता, लेकिन शायद ग्रेप फ्रूट भी था। ग्रेप फ्रूट और एप्पल की जो स्टोरेज लाइफ होती है 12 वीक से भी ज्यादा होती है, तो वो आपकी सेमी पेरिशेबल नहीं आएंगे। जो सेमी पेरिशेबल का सही ऑप्शन बन रहा था कोकोनट और ऑरेंजेस वाला ही था। देन क्वेश्चन था आपका सॉइल क्लासिफिकेशन के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल क्लासिफिकेशन मोस्ट एक्सेप्टेड इन इंडिया। तो ये सबसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, जिसके अभी तक भी आप लोगों को आंसर समझ में नहीं आ रहे हैं कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए था। ये सॉइल टेक्सोनॉमी होता, या जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता, या फिजियोग्राफिक क्लासिफिकेशन, इसका सही आंसर इसका क्या होता। तो मैं इसका आंसर आपको बता देता हूं जो सही तरीका है। यहाँ पे मैंने क्या किया कि 2 मैप्स को कंपेयर कर लिया। राइट साइड में जो आपके मैप है वो मैंने कोर्स में से लिया हुआ है, आपके कोर्स में था ये मैप, मेजर सॉइल ग्रुप्स ऑफ इंडिया। और जो लेफ्ट साइड में मैप है ये मैंने गूगल से लिया हुआ, शटर स्टॉक से। तो लेफ्ट साइड वाला मैप है फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया या फिर फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। फिजियोग्राफिक क्या होता है? फिजिकल ज्योग्राफी। तो फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया का मैप ये है, और जो आपके कोर्स में सॉइल टाइप्स के डिवीजन का मैप है वो राइट साइड में है। तो अगर आप इनको कंपेयर करोगे तो आपके समझ में आएगा ये मैप बिल्कुल एक जैसे हैं। तो आपको इससे समझ में आ रहा है इंडिया में जो सॉइल का क्लासिफिकेशन है वो फिजियोग्राफिक बेसिस पे किया गया है, कि कोस्टल सॉइल्स को अलग लिया गया है, एरिड रीजन की सॉइल्स को अलग लिया है, जो ये गंगा वाला प्लेन है, लोअर गैंगेटिक प्लेन्स, अपर गैंगेटिक प्लेन्स, जहां एल्यूवियल सॉइल्स होते हैं उनको अलग लिया है, और माउंटेन सॉइल्स को अलग लिया गया है। तो आपका आंसर होता है इसका फिजियोग्राफिक बेसिस। देन कुछ क्वेश्चंस थे, अब मैंने इनको एक साथ ले लिया, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। एक क्वेश्चन था, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, इसमें आपको दिमाग लगाना था। इसमें पूछा था कि जो ग्रोथ होती है ग्रॉस इरिगेटेड एरिया की, वो हमेशा ज्यादा क्यों होती है नेट इरिगेटेड एरिया से। तो ये हमने एक बार लाइव क्लास में भी डिस्कस किया था। क्या होता है इंडिया में, हम साल में एक
जमीन में 2-2 बार 3-3 बार उसको मीन्स उसमें क्रॉप्स लगाते हैं। तो 2 बार अगर आप साल में क्रॉप लगा रहे हो, एक बार व्हीट एक बार राइस, तो उसमें जब आप इरीगेट करोगे तो वो 2 बार काउंट हो जाता है। तो ग्रॉस इरीगेटेड एरिया में आप दोनों बार का काउंट लेते हो कि अगर आपके पास 1 हेक्टेयर लैंड थी, उसमें आपने पहले धान लगाया और उसको इरीगेट करा, देन आपने उस पर गेहूं लगाया अगले सीजन में और फिर उसको इरीगेट करा, तो ग्रॉस इरीगेटेड एरिया में वो 2 बार काउंट हो जाता है, 2 हेक्टेयर काउंट हो जाता है। बट नेट इरीगेटेड एरिया के केस में वो जो इरीगेटेड एरिया है वो टोटल एरिया तो 1 हेक्टेयर ही है, तो उसको 1 हेक्टेयर ही काउंट किया जाता है। इस वजह से आपका ग्रॉस इरीगेटेड एरिया हमेशा डबल ग्रो करता है नेट इरीगेटेड एरिया के कंपैरिजन में। तो इसका ऑप्शन भी यही था, वहां पर आपसे ऑप्शन में पूछा भी यही था। एक ऑप्शन था आपका कि ये डबल ग्रो करता है, इस वजह से ज्यादा होता है, तो उसका राइट आंसर भी वही था। देन एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था कम्युनिटी फॉरेस्ट्री के ऊपर, पूछा था कि फॉरेस्ट्री बाय कम्युनिटी फॉर कम्युनिटी इज नोन एज, तो इसका आंसर कम्युनिटी फॉरेस्ट्री था। देन मोस्ट कॉमन क्रॉपिंग सिस्टम इन इंडिया पूछा था, राइस व्हीट क्रॉपिंग सिस्टम है, ये भी आप जानते हैं, बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है। देन एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, इसको डिस्कस करते हैं। तो यहां पूछा था कि खरीफ सीजन में जो क्रॉप्स लगाई जाती हैं, फील्ड क्रॉप्स, उसमें राइस के बाद सबसे ज्यादा एरिया किस क्रॉप के अंडर आता है। तो इसमें आपके कंफ्यूजिंग ऑप्शंस थे सोरगम, पर्ल, मिलेट, मेज, इनमें से क्या होगा। इसका राइट आंसर है मेज। तो इसका सीक्वेंस क्या है कि सबसे ज्यादा एरिया राइस में आता है, देन एरिया आता है मेज में, देन आता है पर्ल मिलेट में, और देन सोरगम में। तो आप इसको याद रखेंगे। वैसे तो साल में इंडिया में मेज 3 बार लगाया जा सकता है, बहुत से रीजन्स में मेज क्रॉप बार बार आप लगा सकते हैं, लेकिन जो मेजर आपका मेज है वो खरीफ सीजन में ही लगता है। देन जो नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस हैं वो हमने डायरेक्टली डिस्कस नहीं करे थे, क्योंकि हमें लगा नहीं था कि इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जा सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन था, जो पहला मिल्क होता है किसी न्यूबॉर्न का, जो उसको अपनी मदर से मिलता है, उसको क्या बोलते हैं। तो ये बहुत ही कॉमन टर्म है, ह्यूमंस में भी यही होता है और एनिमल्स में भी यही होता है। तो कोलेस्ट्रम इसको बोलते हैं। इवन ये इतना सिंपल क्वेश्चन था कि हमारी जो टर्मिनोलॉजी हमने डाली है अपने एनिमल हस्बेंड्री के नोट्स में, वहां पर भी हमने इसे इंक्लूड नहीं किया था। हमें लगा था इतना सिंपल क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा, तो इसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं। ये जो मिल्क होता है ये रिच इन एंटीबॉडीज होता है। ह्यूमन में भी ऐसी होता है, जो चाइल्ड बर्थ के तुरंत बाद ह्यूमन फीमेल्स या फिर फीमेल्स लैक्टेट करती हैं, जो अपने बच्चों को पिलाती हैं, वो मिल्क उसे कोलेस्ट्रम बोलते हैं। और एनिमल्स में भी सेम केस है। देन ये पूछा था कि हाईएस्ट परसेंटेज एरिया अंडर इरिगेशन वेल्स, तो इरिगेशन के अंडर कितने परसेंटेज एरिया किस स्टेट में सबसे ज्यादा, वो पंजाब में है। वो क्वेश्चन तो आपके नोट्स में हमने डाला था, बट कि वेल्स में से इरिगेशन किस स्टेट में होता है, हमें लगा नहीं था कि इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। बट इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। देन पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस के बारे में पूछा था कि हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस में से कितने प्रोड्यूस का पोस्ट हार्वेस्ट लॉस हो जाता है इंडिया में। तो इसका आंसर होता है 40 to 50%। जितना भी हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस इंडिया का होता है, आपको पता है मोस्टली सब पेरिशेबल प्रोड्यूस है, और 40 to 50% उसमें से लॉस हो जाता है हर साल। देन ये ESI के क्वेश्चंस हैं, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस हमारे नोट्स में कवर हो गए थे। आप यहाँ पे से इनको देख सकते हो स्क्रीनशॉट लेके, ये वीडियो को पॉज करके। इसमें आंसर्स भी दिए हैं और हमारे नोट्स में कहाँ पर कवर था वो भी दिया हुआ है। देन ये 2 मार्क वाले ESI के क्वेश्चंस हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था, जैसे मैंने आपको पहले याद दिलाया था। आपको अगर इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ इसके अलावा बहुत सारे PDF आपको मिलेंगे। और एक और जरूरी बात कि हमारे कोर्सेज का प्राइस अब अक्टूबर से हाइक होने वाला है। जो डिस्काउंट्स चल रहे थे वो सब डिस्काउंट्स खत्म हो जाएंगे। अगर आपने प्लान करा है नाबार्ड, RBI, सेबी या किसी भी एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्जाम का, जैसे IBPS, AFR, RBF वगैरह का कोर्स खरीदने का, तो आप उसको जल्दी से ले लीजिए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, और जल्दी ही मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। हमारा अगला वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, उसको भी आप जरूर देखिएगा। उसके लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।